अब्दुल अपनी बेगम सुहाना के साथ सो रहा था। आधी रात जब अब्दुल की आंखें खुलती हैं तो सुहाना उसके बगल में नहीं होती। चारों तरफ अंधेरा था और अपनी बेगम को अपने पास न देखकर अब्दुल मोमबत्ती जलाकर सुहाना को ढूंढने के लिए जाता है। सुहाना, सुहाना तुम कहाँ हो? अब्दुल सुहाना को आवाज लगा ही रहा था कि तभी अब्दुल के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? अब्दुल बार बार पूछता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब्दुल अब दबे पांव डरते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जहां वो देखता है कि सुहाना एक कोने में बैठी रो रही थी। अब्दुल अपनी बेगम सुहाना के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही सुहाना अचानक से हवा में उड़ जाती है। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो चुकी थी। सुहाना का ये रूप देखकर अब्दुल हैरान था। अब्दुल कुछ बोलता उससे पहले सुहाना जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगती है और अचानक ही बेहोश हो जाती है। पर आखिर सुहाना के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो सुहाना पर इतनी भारी पड़ रही थी? ये जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। तो बेटा, तुम खाना तो बना लेती हो ना? जी, हम सब कुछ बना लेते हैं। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। इस तरह बहुत जल्द सुहाना और अब्दुल का निकाह हो जाता है। सुहाना जब विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी तब अचानक ही अब्दुल की गाड़ी बंद पड़ जाती है। ड्राइवर साहब, क्या हो गया? गाड़ी बंद क्यों हो गई? पता नहीं जनाब, लगता है इंजन कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है, इसीलिए गाड़ी बंद पड़ गई है। आप यहीं रुकिए, मैं जरा बाहर जाकर गाड़ी देख कर आता हूँ। ड्राइवर अब गाड़ी से उतरता है, जहां वो गाड़ी के इंजन को देखता है। जनाब, गाड़ी का इंजन सच में बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा। मैं यहीं पास से पानी का इंतजाम करके आता हूँ। इतना बोलकर ड्राइवर वहां से चला जाता है। अब्दुल तो गाड़ी से बाहर निकल जाता है लेकिन सुहाना गाड़ी के अंदर रह जाती है। सुहाना के अंदर से आ रही इत्र की महक वहां किसी बुरी शक्ति को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। सुहाना गाड़ी के अंदर बैठी थी कि तभी अचानक ही उसे महसूस होता है कि उसके साथ कोई और भी गाड़ी के अंदर बैठा है। सुहाना डरती हुई गाड़ी में देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से एक भयानक हाथ गाड़ी के शीशे पर जोर से आकर पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुहाना के कान में उसको कोई आवाज लगाता है, सुहाना, सुहाना। उस आवाज को सुनकर अचानक ही सुहाना घबरा जाती है और वो बाहर की तरफ देखती है, जहां उसे आसपास जंगल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। उस आवाज को सुनकर सुहाना के पसीने आ जाते हैं। वो डरी सहमी अब्दुल को आवाज लगाती है, अब्दुल जी, अब्दुल जी। क्या वो बेगम साहिबा? क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं? दरअसल हमें यहाँ डर लग रहा है। यहाँ डरने वाली बात नहीं है, अब यहीं हमारा इंतजार कीजिए। ड्राइवर अभी तक आया नहीं है, हम उनकी तलाश करके आते हैं। इतना बोलकर अब्दुल वहां से चला जाता है। सुहाना डरी सहमी गाड़ी के अंदर बैठी थी। सुहाना डरते हुए अल्लाह को याद कर रही थी, पर तभी अचानक एक हरे रंग का साया बहुत तेजी से सुहाना की तरफ बढ़ता है और अचानक ही साया सुहाना के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कुछ देर बाद अब्दुल ड्राइवर के साथ वापस आता है और फिर वो रात तक अपने घर पहुंच जाते हैं। सुहाना अपने कमरे में बैठी अब्दुल का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसे खिड़की पर किसी के होने का एहसास होता है। सुहाना अब जैसे ही खिड़की पर जाती है वैसे ही एक भयानक चेहरा अचानक से उसके सामने आता है, जिसे देख सुहाना की चीख निकल जाती है। सुहाना की आवाज सुनकर सब उसके पास आते हैं। क्या हुआ सुहाना बेटा? अम्मी, हमने वहाँ किसी को देखा। वहाँ कोई है जो भयानक चेहरा लिए हमारे सामने आ रहा है। सुहाना की बात सुनकर हबीब और अब्दुल मोमबत्ती लिए बाहर की तरफ आते हैं, जहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बाहर कोई नहीं है, हमें लगता है कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। सुहाना की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने क्या देखा था ये तो सिर्फ उसे ही पता था। अगली सुबह सुहाना किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसे एक मनमोहक खुशबू आती है।
उस खुशबू को सूंघकर मानो सुहाना उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। सुहाना अब उस खुशबू के वश में पूरी तरह आ चुकी थी और वो सम्मोहित हुए अपने घर से बाहर जाने लगती है। अपनी बहू को घर से इस तरह बाहर जाता देख रुखसाना को कुछ समझ नहीं आता और वो भी उसके पीछे पीछे चल देती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद सुहाना रुखसाना की नजरों से ओझल हो जाती है। रुखसाना अब सुहाना को ढूंढने लगती है, पर तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। रुखसाना उस रोने की आवाज का पीछा करती है, जहां वो देखती है कि सुहाना एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रही है। सुहाना बेटा, तुम यहाँ इस तरह रो क्यों रही हो? सुहाना, सुहाना। रुखसाना सुहाना को बार बार आवाज लगाती है, लेकिन सुहाना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जैसे ही रुखसाना सुहाना के कंधे पर हाथ रखती है, वैसे ही सुहाना अचानक चिल्लाती हुई रुखसाना से बोलती है, क्या है बुढ़िया, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सुहाना की मर्दाना आवाज सुनकर रुखसाना के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और गुस्से में सुहाना को एक थप्पड़ मारती है। जैसे ही रुखसाना थप्पड़ मारती है, वैसे ही सुहाना उस वश से मुक्त होकर बेहोश हो जाती है। अब जैसे तैसे रुखसाना सुहाना को घर लाती है और अपने घर में आज की हुई हरकत के बारे में बताती है। ये देख हबीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके घर में हो क्या रहा है। हबीब, आप हमारी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन हमारी बहू पर किसी बुरी आत्मा का साया है। हमें इसे किसी काजी साहब से दिखा लेना चाहिए। माँ, ये कैसी बात कर रही हो? आज की दुनिया में ये सब नहीं होता। नहीं अब्दुल, ऐसा मत बोल। आज मैंने जो सुहाना के अंदर देखा वो मैं भूल नहीं सकती। उसको देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। नहीं, इस घर में कोई काजी साहब नहीं आएंगे। मेरी बेगम को कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह ठीक है। इतना बोलकर अब्दुल वहां से अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही अब पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं, पर इन 2 दिन में सुहाना ने दोबारा वैसी कोई हरकत नहीं की थी। लेकिन रात में जब अब्दुल सुहाना के साथ सो रहा था, तब अब्दुल की आंख सुहाना की पायलों से खुल जाती है। अब्दुल सुहाना को आवाज देता है, लेकिन सुहाना अब्दुल की बात का कोई जवाब नहीं देती और सीधे चलती रहती है। अब्दुल भी अब चुपचाप सुहाना का पीछा करता है, जहां वो सुहाना को एक बिल्ली को खाता हुआ देखता है। ये देख अब्दुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुहाना! अब्दुल जैसे ही चिल्लाता है, वैसे ही सुहाना हंसते हुए वहां से अपने कमरे में आकर बेहोश हो जाती है। अब्दुल को अब पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि सुहाना के अंदर कोई और भी है। अगले दिन अब्दुल अपने घर में काजी साहब को बुलाता है। सुहाना बिस्तर पर लेटी थी और जैसे ही काजी साहब वहां आते हैं, वैसे ही सुहाना हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगती। सुहाना की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। कौन है तू और इस बच्चे के शरीर में क्यों आया है? इस लड़की की खुशबू ने मुझे खींच कर बुलाया है। अब मैं इस लड़की को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ इसके शरीर को छोड़कर चले जा। तू एक जिन की ताकत नहीं जानता। अगर तू मेरे और इस लड़की के बीच में आया तो मारा जाएगा। इतना बोलकर सुहाना वहीं बेहोश हो जाती है और वो जिन सुहाना के शरीर के ऊपर मंडराने लगता है, जो वहां सभी लोगों में सिर्फ काजी साहब को ही दिखाई दे रहा होता है। इस बच्चे के शरीर में जन्नात का साया है, वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इस बच्चे के लिए एक तावीज बनाकर दे रहा हूं। इस तावीज को इसके गले से कभी उतरने मत देना। इतना बोलकर काजी साहब सुहाना के ऊपर झाड़ फूक करते हैं और उसको एक ताबीज पहना देते हैं। ताबीज पहनने के बाद अब सुहाना सामान्य हो चुकी थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन सुहाना नहाने के लिए जा रही थी, तभी वो अपने गले का ताबीज उतार कर बाहर रख देती है। जैसे ही सुहाना अपने गले का ताबीज उतारती है, वैसे ही वो जिन दोबारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। मैं वापस आ गया। अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही देर रात अब्दुल सुहाना के साथ सो रहा था।
आधी रात जब अब्दुल की आंखें खुलती हैं तो सुहाना उसके साथ नहीं होती। चारों तरफ अंधेरा था और अपनी बेगम को अपने पास न देख अब्दुल मोमबत्ती जलाकर सुहाना को ढूंढने के लिए जाता है। सुहाना, सुहाना तुम कहाँ हो? अब्दुल सुहाना को आवाज लगा ही रहा था कि तभी अब्दुल के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? अब्दुल बार बार पूछता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब्दुल अब दबे पांव डरते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जहां वो देखता है कि सुहाना एक कोने में बैठे रो रही थी। अब्दुल सुहाना के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही सुहाना अचानक हवा में उड़ जाती है। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे हैं। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो चुकी थी। सुहाना का ये रूप देखकर अब्दुल हैरान हो चुका था। अब्दुल कुछ बोलता उससे पहले सुहाना जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगती है और अचानक ही बेहोश हो जाती है। उसकी आवाज से अब अब्दुल के अम्मी और अब्बू भी आ जाते हैं और अपनी बहू को इस तरह जमीन पर पड़ा देख काफी घबरा जाते हैं। अब्दुल, सुहाना को क्या हो गया है और तुम दोनों इस तरह यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी, हमारी सुहाना में वो जिन है जो हमारी सुहाना को हमसे छीनना चाहता है। अब्दुल बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, वो वापस आ गया है। अब्दुल जैसे ही ये बोलता है वैसे ही सुहाना एक बार फिर हवा में उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। सुहाना अपनी जिन्नात शक्ति से अब्दुल को हवा में लटका देती है। मैंने कहा था मेरे और सुहाना के बीच कोई नहीं आ सकता और जो आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। सुहाना अब्दुल को कुछ करती उससे पहले वहां काजी साहब अपने कुछ साथियों के साथ आते हैं और उसके लिए झाड़ फूक करने लगते हैं। उस झाड़ फूक से वो जिन कमजोर हो जाता है। इसके बाद काजी साहब अपनी जेब से एक कांच की शीशी निकालते हैं और उस शीशी के अंदर का पवित्र जल सुहाना के ऊपर फेंकते हैं। जैसे ही वो पवित्र जल सुहाना के ऊपर जाता है वैसे ही जिन सुहाना का शरीर छोड़कर उस छोटी सी शीशी की बोतल में आ जाता है और तुरंत काजी साहब उस शीशी को बंद कर देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमारी बहुत मदद करी है। कोई बात नहीं हबीब, एक ताबीज तो सुहाना बेटी ने गलती से निकाल दिया, लेकिन मैं अब जो ताबीज उसे दे रहा हूँ वो एक उसके हाथ पर बांधना और दूसरा उसके गले में। और ध्यान रहे, ये ताबीज उसे निकालने के लिए कभी मत कहना। इतना बोलकर काजी साहब वो ताबीज उसको दे देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। इस तरह से अब सुहाना उस जिन से आजाद हो चुकी थी। लेकिन क्या सच में जिन का साया सुहाना से हमेशा के लिए जा चुका था? यह घटना तब की है जब मैं कॉलेज में था। मैं अक्सर पार्टीज और नाइट क्लब्स के लिए जाता था। मैं रोजाना रात में अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर जाता था और इकलौते होने के कारण मेरे मम्मी पापा ने कभी भी इस पर टोक टाक नहीं की। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था अपनी जिंदगी में, पर मुझे क्या पता था कि मेरी इस मजेदार लाइफ में बड़ी दिक्कत आने वाली थी। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि काश मुझ पर टोक टाक की होती, काश मैं उस वक्त इतना समझदार होता। एक शाम को हम सब दोस्त बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो कल सैटरडे नाइट है, क्या प्लान है? कल कुछ तूफानी करते हैं। हाँ, जो हमने कभी नहीं किया हो, जो हमें हिला दे, ये जिसे करके मजा ही आ जाए इस जिंदगी का। अच्छा ऐसी बात है, तो कब्रिस्तान में चलते हैं, मर कर देखते हैं, हम कभी मरे नहीं है ना। वेरी फनी, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। आइडिया तो शानदार है भारत का। और कब्रिस्तान में पार्टी कर लेते हैं। तो उस दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने कब्रिस्तान में पार्टी करने का फैसला किया। वहां हम सब ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया था। हम सब ने पूरी रात पार्टी करने की ठानी। हम एक कब्रिस्तान पहुंच गए जो दिखने में काफी डरावना था। फिर हमने पार्टी स्टार्ट की। हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला और हाथों में शराब लिए हुए हम सब डांस कर रहे थे। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था जब हम सब नशे में धोत होकर जमीन पर सो गए थे। तभी मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं जाग गया। बाकी सब सो रहे थे। मुझे वॉशरूम जाना था।
लेकिन कब्रिस्तान में वॉशरूम नहीं होते, तो मैं वहां कुछ दूर चलकर कोई जगह ढूंढने लगा। तभी आगे जाकर मुझे एक तालाब दिखा। अब यहीं सुसु कर लेता हूं, कब्रिस्तान में कौन रोकता है। मैं वहां पेशाब करने लगा। तभी पीछे झाड़ियों में से मुझे एक आवाज आई, जैसे कोई चलकर मेरी तरफ आ रहा हो। कौन है? कौन है वहां? और मैंने दूर से एक काले कपड़ों में किसी को देखा, जो एक बड़े से चोले में था। अंधेरे में वो परछाई एकदम काली दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ा पास जाने लगा, तभी मुझे उसके बड़े बड़े चमकते हुए दांत दिखाई दिए। मेरा दिल अब बहुत जोरों से धड़क रहा था और मुझे एक भयानक एहसास हो रहा था। मैं वहीं जम गया और वो मेरे पास आने लगा। मैं चिल्लाते हुए वहां से भागा। मैंने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे पीछे अचानक दौड़कर आ रहा था। मैंने और तेज भागना शुरू किया और जल्दी से सभी के पास पहुंचकर सबको जगाया। उठो यार, यहाँ कोई है, वो इंसान नहीं है। मैंने इतना डरावना अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखा। सब लोग आधे होश में थे, नींद में थे या नशे में। अरे क्यों डरा रहा है भाई, सोने देना। कब्रिस्तान है भाई, भूत भी तो रहते हैं यहाँ। डोंट वरी बेबी, तुमने ज्यादा पी ली है। कम हियर। शट अप यू ऑल, मैं जा रहा हूँ, तुम सब मरो यहाँ। नो नो वेट यार, उठ जाओ सब लोग प्लीज। शान झूठ नहीं बोल रहा। कहाँ है ये वो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने वहां आसपास भी देखना चाहा कि कहीं वो सबको देखकर छुप ना गया हो, पर मुझे वो कहीं पर भी नहीं दिखा। फिर अचानक से वो मुझे काफी दूर हम सबको देखते हुए दिखाई दिया। वो बेहद ही भयानक था। वो देखो, वो वहां दूर से हमें देख रहा है। कहाँ है वो भयानक दानव? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। शान के अलावा वो शैतान और किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। शान को जब यह एहसास होता कि वह हैवान बस उसे ही दिखाई दे रहा, बाकी और किसी को नहीं, तो डर के मारे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो मेरे पीछे था, लेकिन मैं तुम सबको उठाने के लिए यहाँ भागते हुए आ गया। क्या हुआ शान? तुमने कोई भूत देखा क्या? ऐसा तब होता है जब आप बहुत ज्यादा पी लेते हैं। एक पल के लिए मुझे लगा शायद वो सब सही कह रहे हैं और ड्रिंक करने की वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। भारत उठा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था। भारत का एक हाथ उसकी गर्लफ्रेंड पर था और उसने दूसरे हाथ में शराब की बोतल पकड़ रखी थी। क्या बात है भारत, कीप इट अप। चलो दोस्तों, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, हम अभी आते हैं। नहीं प्लीज मत जाओ, सब साथ रहो। यार हम यहाँ भजन करने नहीं आए, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी तो वक्त बिताना है। आज तो अच्छा मौका है। अरे बेटा, हम कब्रिस्तान में हैं, यहाँ भूत कहाँ अकेले छोड़ेंगे तुम दोनों को, हाँ? ऐसा बोल के तुम हमें डरा नहीं सकते। हाँ, हम एडजस्ट कर लेंगे भाई, हमें जाने दे। तभी भारत अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद भारत की गर्लफ्रेंड के चिल्लाने की आवाज आती है। मैंने बोला था ना यहाँ कुछ गलत है, मान नहीं रहे हो ना तुम। उसको क्या हुआ? वो क्यों चिल्लाई? चलो जाकर देखते हैं। मैं पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करता हूँ। हम सब मिलकर कब्रिस्तान में उनको यहाँ वहां देखने लगे। मैंने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी एक कब्र के पास हमें बहुत खून दिखाई दिया, लेकिन भारत और उसकी गर्लफ्रेंड वहां नहीं थे। हम सब बहुत डर गए। मैंने बोला था ना वो सबको मार देगा। हे भगवान, चलो यहाँ से। नहीं, हम उनके बिना नहीं जा सकते। हम जानते भी नहीं वो जिंदा है भी या नहीं, पर वो दोनों गए कहाँ? तभी वहां झाड़ियों में से भारत की गर्लफ्रेंड खून से लथपथ भागती हुई आती है। उसने हम पर हमला किया। वो इंसान नहीं है, वो एक शैतान है। वो मार देगा, हमें मार देगा। कौन था वो? क्या तुमने उसको देखा? वो भारत को ले गया। उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से भारत पर हमला किया। हम सबको यहाँ से अभी निकल जाना होगा। लेकिन मैं भारत के बिना नहीं जाऊंगा। वो मेरा दोस्त है, वो हम सबका दोस्त है। दोस्तों, हमें भारत को ढूंढना होगा। शान, हम लड़कियों को कार के पास छोड़ आते हैं और हम दोनों वापस आकर उसे ढूंढते हैं। हाँ हेम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं शान, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज चलो यार, हम वहाँ सेफ रहेंगे। हम सब मरेंगे, हम नहीं बचेंगे। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे घर जाना है। मैं पहले से ही डर गया था। लड़कियां भी घबराने लगी और भारत की गर्लफ्रेंड घर जाने के लिए फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन हम भारत के बिना नहीं जा सकते थे। मैं और हेम कब्रिस्तान से बाहर कार में लड़कियों को छोड़ने जा रहे थे।
और उसके बाद हमने भारत की मदद के लिए वापस आने का फैसला किया। जैसे ही हम अपनी कार की ओर जा रहे थे, मैंने भारत की आवाज सुनी। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। सुना लड़कियों, भारत जिंदा है, तुम कार में बैठो, हम दोनों उसे लेकर आते हैं। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को कार की चाबी दे दी और जरूरत पड़ने पर उसे गाड़ी चलाने और मदद के लिए फोन करने के लिए कहा। वह मुझे ये कहना चाहती थी कि वापस जाना कितना खतरनाक था, लेकिन मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने उसे भारत की गर्लफ्रेंड और हेम की गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए मना लिया। मेरे और हेम के एक हाथ में डंडा था तो दूसरे हाथ में टॉर्च। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी डायरेक्शन में जाएं। मैं लेफ्ट में जाता हूँ, तुम राइट में जाओ। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। कहीं वापस आना कोई गलती तो नहीं थी। मुझे लड़कियों के साथ वापस चले जाना चाहिए था। मैंने मन ही मन सोचा। मैं इधर उधर देखता रहा। मेरी सांस फूल रही थी। मैं डर गया था। यह सब सोच सोच कर मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही थी, जिससे मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर होता जा रहा था। तभी अपने ऊपर पेड़ पर मुझे कोई आवाज सुनाई दी। मैं डर से वहीं जम गया। तभी मेरे ऊपर गीला गीला सा टपकने लगा। मैंने जैसे ही उस गीली चीज पर अपना हाथ लगाकर देखा तो उसे देख मैं घबरा गया, क्योंकि वो गीला चीज किसी का खून था जो ऊपर पेड़ से मुझ पर गिर रहा था। फिर मैंने बहुत डरते हुए धीरे धीरे ऊपर देखना शुरू किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर भारत की डेड बॉडी उस पेड़ पर लटक रही थी, जिसकी आंखें निकली हुई थी। उसके चेहरे और शरीर का कुछ हिस्सा गायब था और उसकी बॉडी से खून टपक रहा था। तभी मुझे तालाब की पानी की आवाज आई। पानी में काफी तेज हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई पानी में बड़ी जोर से हाथ पैर चला रहा हो। शान, बचाओ, यहाँ आओ, जल्दी शान। मैं उस आवाज की तरफ दौड़ा। मैं वहां पहुंचा तो मैंने पानी में कुछ देखा। यह एक तैरते हुए शरीर की तरह लग रहा था। मैं और ज्यादा देखने के लिए इसके करीब चला गया और वहां पानी में हेम की डेड बॉडी थी। मैं वहीं जमकर खड़ा हो गया। मैं रो रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे मंडरा रहा है। मैं मुड़ा, देखा कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं। वह इतनी तेजी से मेरे पीछे से गायब हुआ कि मुझे उसका चेहरा देखने का भी मौका नहीं मिला। उसने मेरे चेहरे पर जोर से मुक्का मारा। उसके जोरदार मुक्के ने मुझे बेहोश कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय से बेहोश था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं तालाब के किनारे के बिल्कुल पास जमीन पर पड़ा था। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि मेरे दोनों तरफ डेड बॉडीज पड़ी है, एक हेम की और एक भारत की। हेम की लाश 6 हिस्सों में थी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन मैं अभी भी दूर जाने और बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहता था। मैंने कब्रिस्तान छोड़ने के लिए खड़े होने की कोशिश की। मुझे चक्कर आ रहे थे और कमजोरी महसूस हो रही थी। अचानक किसी ने मेरे बाल खींचे और मुझे पानी में धकेल दिया। उसने मुझे मेरे सर से पकड़कर मेरा पूरा शरीर पानी में डाल दिया, जिससे मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। छोड़ो मुझे, मदद करो, प्लीज हेल्प। कोई मुझ पर प्रेशर देकर मुझे पानी में डुबा रहा था, लेकिन मुझे काफी देर तक सांस रोकने की प्रैक्टिस थी। मैंने सांस रोक लिया और कुछ देर में पानी के तल पर फ्लोट होने लगा, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह। वो जो कोई भी था, उसे लगा कि मैं मर चुका हूं और वहां से चला गया। मुझे उसका वहां से चले जाना महसूस हो रहा था। मैं कई घंटों तक उसी तरह पानी पर एक लाश की तरह ही पड़ा रहा और मैंने सुबह होने का इंतजार किया। मैंने देखा सूरज निकल गया है तो मैं तालाब से बाहर आया और अपनी कार की तरफ जाने लगा। मुझे यकीन था कि मेरी कार वहां नहीं होगी, क्योंकि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को वहां से जाने के लिए बोल दिया था। पर मैं हैरान था कि सुबह तक भी कोई हेल्प के लिए नहीं आया था। क्या उसने किसी को फोन करके हेल्प के लिए नहीं बुलाया? क्या वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई? जब मैं वापस कब्रिस्तान से बाहर निकल गया तो मैं और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि मेरी कार वहीं खड़ी थी। तो बाकी तीनों लड़कियां कहाँ थी? क्या वो जिंदा थी या वो वहां से बचकर जा चुकी थी? मैंने अपनी कार स्टार्ट की और घर की तरफ चलने लगा। तभी रास्ते में कब्रिस्तान से कुछ फीट दूर मैंने सड़क पर कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ले लिया। मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड की लाश के 2 टुकड़े पड़े थे। उसके शरीर के बीच में से 2 हिस्से हुए थे।
एक लेफ्ट में था और एक राइट में। इतनी भयानक मौत थी, किसी ने उसे सर से टांगों तक चीर दिया था। मैंने पागलों की तरह रट हुए अपनी कार स्टार्ट की और किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर तक आया। कई सवाल मुझे आज भी परेशान करते हैं। भारत की गर्लफ्रेंड और हिंद की गर्लफ्रेंड की आज तक कोई खबर नहीं मिली। मेरी गर्लफ्रेंड ने शायद मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। आज तक मैं उस हादसे को भुला नहीं पाया हूँ और जिंदगी में मैंने कभी दोबारा पार्टी नहीं देखी। मैं हंसना भूल गया हूँ। काश उस रात हम वहां ना गए होते। उस रात मैंने बहुत कीमती इंसानों को खो दिया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।